नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। गर्मियों में नींबू का उपयोग काफी बढ़ जाता है। नींबू की अधिक मांग होने से गर्मियों में किसान इसकी खेती करके कमा सकते हैं भारी मुनाफा। नींबू के पौधों की रुपाई दिसंबर, फरवरी, जून और सितंबर में करना हो सकता है अधिक लाभकारी। टमाटर किसानों में चेरी टमाटर बना पहली पसंद। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के कृषि वैज्ञानिकों ने पूसा गोल्डन चेरी टमाटर 2 की किस्म को किया है विकसित। खास बात यह है कि चेरी टमाटर को साल के किसी भी महीने में बोया जा सकता है। केंद्र सरकार बफर स्टॉक के लिए इस बार 5 लाख टन प्याज की करेगी खरीदारी। केंद्र सरकार ने नेफेड एवं एनसीसीएफ को बफर स्टॉक के लिए किसानों से प्याज की खरीदारी शुरू करने का दिया है निर्देश। FISS ने कहा है कि यदि मसालों में एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के मुद्दे को जल्द हल नहीं किया जाता है तो चालू वित्त वर्ष के दौरान मसाला निर्यात में लगभग 40% की आ सकती है गिरावट। कहीं लू तो कहीं बारिश, मौसम के तेवर ने ढाया कहर। करीब 47 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा आगरा। दिल्ली में भी टूटे रिकॉर्ड। केरल में जारी भारी बारिश के बीच ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। और आइए अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। गर्मियों के मौसम में शिकंजी सहित कई पेय पदार्थों में नींबू की उपयोगिता काफी बढ़ जाती है। वहीं अगर बात करें नींबू की खेती की तो नींबू की खेती कम खर्च में अधिक मुनाफे वाली फसल है। इसके पौधे को केवल एक बार लगाने के बाद किसान लगभग 10 सालों तक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में नींबू एक नकदी फसल माना जाता है। आमतौर पर यह फसल साल में 3 बार तैयार होती है। इस पेशे से जुड़े किसानों का भी मानना है कि नींबू की खेती करने के लिए अधिक लागत नहीं आती है। खाली पड़े खेत में जैविक फसलों की खाद बनाकर खेत में मिला दें। वहीं नींबू के पौधों को बड़ा होने पर इसमें खुद तैयार किए गए रसायन के मिश्रण को डाल दें। इससे पौधे में पर्याप्त पोषक तत्व पहुंच जाते हैं। ऐसा करने से फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। इस समय प्रति 1 बीघा में मात्र 10,000 रुपए की लागत से किसान 50 से 60,000 रुपए की कमाई आसानी से कर सकते हैं। वहीं किसान चाहे तो 1 बीघा में 300 से 400 पौधे तक रोपे जा सकते हैं। वहीं इसको तैयार करने के लिए किसान अपने खेतों में 5 मीटर प्रति पौधे की दूरी पर एक समतल भूमि पर जैविक उर्वरक डालने के बाद नींबू के पौधे को रोप देते हैं। इस प्रकार ये पौधा 6 महीने में ही फल देने लगता है। इसके साथ ही गर्मियों के मौसम में इसमें भरपूर मात्रा में बम्पर नींबू का उत्पादन होता है। जैसे ही इसमें लगे हुए फल के पीले होने लगते हैं, जिसमें रस भी बढ़ जाता है, इनको तोड़कर किसान बाजार में बिक्री कर देते हैं। वहीं इसके पौधों की रुपाई दिसंबर, फरवरी, जून और सितंबर में उचित मानी जाती है। जुलाई और अगस्त का महीना नींबू के पौधे लगाने का सर्वोत्तम समय माना जाता है। इसको लगाने के लिए गड्ढे की खुदाई 1 घन मीटर की करनी चाहिए। इसके बाद गड्ढे में 10 से 15 दिनों तक धूप लगने के बाद अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर गड्ढे में डालकर भर देना चाहिए। जैसे ही जुलाई की पहली बारिश होती है, आप लाइम और लेमन दोनों का रोपण कर सकते हैं। दूरी लगभग 4 से 4.5 मीटर आप रख सकते हैं। शुरुआत के 1 से 2 सालों में नींबू के बाद आप अपने खेत में दूसरी फसलें भी लगा सकते हैं। टमाटर किसानों के लिए एक बहुत ही खुशी की खबर है। जी हाँ, अगर आप टमाटर की खेती करते हैं और इस खेती से अच्छी पैदावार के साथ मोटी कमाई करना चाहते हैं तो पूसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के कृषि वैज्ञानिकों ने पूसा गोल्डन चेरी टमाटर 2 की किस्म को विकसित किया है। चेरी टमाटर को साल के किसी भी महीने में बोया जा सकता है। बारिश के दिनों में जब टमाटर बाजार में बहुत कम उपलब्ध होते हैं, उस समय भी आपको चेरी टमाटर की उपज मिल सकती है। चेरी टमाटर खासतौर पर सलाद में कच्चा खाने के लिए काफी इस्तेमाल में किया जाता है।
चेरी टमाटर का रंग गहरे लाल, गुलाबी, पीले और हल्के सुनहरे रंग के होता है। देश विदेश के बाजार में इस किस्म के टमाटर की मांग काफी अधिक होती है। ऐसे में अगर देश के किसान अपने खेत में चेरी टमाटर की खेती करते हैं तो वे कम समय में अधिक मोटी कमाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम चेरी टमाटर के आकार की बात करें तो इस किस्म के टमाटर गोल, आयताकार और नाशपाती के आकार के होते हैं। पूसा गोल्डन चेरी टमाटर 2 पोषक तत्वों से भरपूर है। इसके फलों में काफी अधिक रस पाया जाता है। पूसा गोल्डन चेरी टमाटर 2 की खेती से जुड़ी खास बातें वो ये है कि पूसा गोल्डन चेरी टमाटर 2 की खेती के लिए गर्म जलवायु के साथ साथ नमी युक्त बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 को उपयुक्त माना जाता है। रोपाई से पहले खेतों में लगभग 20-25 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। खेती के समय 150 किलोग्राम नाइट्रोजन का 1/3 रोपण के समय और शेष पौधों के बड़े होने के बाद 25 दिनों के अंतराल पर उपयोग करें। इसका रोपण 0.75 मीटर चौड़ाई के उभरे हुए तल पर दोनों किनारों से 10 सेंटीमीटर अंदर की तरफ करना चाहिए। टमाटर की इस किस्म के फलों की कटाई रोपाई से 75 से 80 दिनों में शुरू हो जाती है। और केंद्र सरकार बफर स्टॉक के लिए इस बार 5 लाख टन प्याज की खरीदारी करेगी। इसी माह के पहले सप्ताह में केंद्र ने प्याज निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाकर किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया था। केंद्र सरकार ने नेफेड एवं एनसीसीएफ को बफर स्टॉक के लिए किसानों से प्याज की खरीदारी शुरू करने का निर्देश दिया है। किसानों से 17 से 20 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदारी प्रारंभ भी कर दी गई है। फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स FISS ने कहा है कि यदि निर्यात के लिए बने मसालों में एथिलीन ऑक्साइड या ATO संदूषण के मुद्दे को जल्द से जल्द हल नहीं किया गया तो वित्त वर्ष 2025 में भारत का मसाला निर्यात लगभग 40% घट सकता है। और खीरे को सलाद के रूप में सबसे ज्यादा खाया जाता है। खीरा गर्मी में शीतलता प्रदान करता है और हमारे शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करता है। इसीलिए गर्मियों में इसका सेवन काफी फायदेमंद बताया गया है। किसान गर्मियों में बाजार मांग को देखते हुए जायद सीजन में खीरे की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। खीरा MB, मोलिब्डेनम और विटामिन का अच्छा स्रोत है। खीरे का प्रयोग त्वचा, किडनी और दिल की समस्याओं के इलाज और अल्कलाइजर के रूप में किया जाता है। वैसे तो खीरे को रेतीली और भारी मिट्टी में भी उगाया जा सकता है, लेकिन इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई एवं दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। खीरे की खेती के लिए मिट्टी को पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। इसकी खेती उच्च तापमान में अच्छी होती है। वहीं ये पाल सहन नहीं कर सकता है, इसलिए इसकी खेती जायद सीजन में करना अच्छा रहता है। ग्रीष्म ऋतु के लिए इसकी बुआई फरवरी और मार्च के महीने में की जाती है। वहीं वर्षा ऋतु के लिए इसकी बुआई जून-जुलाई में की जाती है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी बुआई मार्च और अप्रैल माह में की जाती है। जायद में उच्च तापमान के कारण अपेक्षाकृत अधिक नमी की जरूरत होती है, अतः गर्मी के दिनों में हर सप्ताह हल्की सिंचाई करनी चाहिए। वर्षा ऋतु में सिंचाई वर्षा पर निर्भर करती है। ग्रीष्मकालीन फसल में 4 से 5 दिनों के अंतर पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में भीषण गर्मी की लहर चलने लगी है। इस बीच मौसम विभाग ने 22 मई तक कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात में 20 मई तक हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना जताई है। वहीं शुक्रवार को देश भर में सबसे अधिक तापमान आगरा का रिकॉर्ड किया गया। आगरा की बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 14 साल में पहली बार है जब 17 मई के दिन पारा 46.2 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। 2011 के बाद से कभी भी इस दिन तापमान इतना ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया गया।
मौसम विभाग ने रविवार तक के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में शुक्रवार को तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और केरल में अगले 2 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिणी कर्नाटक में 20 से 21 मई को भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही तमिलनाडु के दक्षिणी जिला तिरुनेलवेली में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लगातार 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी मिलने के बाद चेन्नई से एसडीआरएफ की टीम तिरुनेलवेली पहुंची है। आगे बढ़ते हैं। आगरा में चमड़े के जूते को हाल ही में जीआई टैग मिला है, जिससे यहां के कारोबार को नई उम्मीदें मिली हैं। चुनावी माहौल में यहां के उद्योगपति और कामगार क्या चाहते हैं, आगरा के जूता उद्योग की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। दुनिया में अपनी धमक और चमक बिखेरने में जुटा आगरा का जूता उद्योग नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ के जूता उद्योग के पास एक तरफ दशकों पुराना अनुभव है, तो वहीं नई पीढ़ी को इस व्यवसाय में आकर्षित करना अब एक चुनौती है। सरकार की हाल की नीतियों से उत्साहित यहाँ के उद्योगपति मानते हैं कि जो सुधार किए गए हैं वो अच्छे तो हैं, लेकिन इसमें और आगे बदलाव किए जाते रहें तो इस उद्योग को विश्व स्तर पर बनाए रखना आसान हो जाएगा। हम लोगों का शूज मैन्युफैक्चरिंग का काम है 1956 से, मतलब लगभग 70 साल हो गए हैं जो मेरे पापा ने स्टार्ट किया था। उसके बाद 40-42 साल से मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ। देखिए, अभी सबसे अच्छा काम तो ये हुआ है कि सरकार ने एमएसएमई के लिए 45 डेज़ की जो एक टारगेट पेमेंट की लिमिट बनाई है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि पीछे हम लोगों को पैसा नहीं मिलता था 6-6, 8-8 महीने में, तो काम को मूव करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद इस काम के लिए कि 45 दिन का हुआ है पेमेंट। जूता व्यवसायी राकेश भास्कर मानते हैं कि प्रशिक्षित युवा इस क्षेत्र में जितना ज्यादा आएंगे उतना आगरा का जूता उद्योग मजबूती से खड़ा रहेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्किल्ड लेबर की, जो कि नहीं मिल पा रही है। पहले पैतृक लोग सीखते थे जूते के काम को, हमारे काम को पैतृक सीखते थे तो लोग बच्चे से सीख जाते थे, लेकिन आज बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। बच्चे की एजुकेशन ही मस्ट है। लेकिन एक 15-16 साल का बच्चा जब आता है तो वो उतना इंटेंस के साथ नहीं सीख पाता है काम को। मजदूर वर्ग चाहता है कि उनके लिए मजदूरी भत्ता में वृद्धि हो, लेकिन काम भी लगातार मिलता रहे। साथ ही कुछ ऐसी नीतियां भी बनाई जाएं जिससे इस उद्योग को न सिर्फ बनाए रखना बल्कि और आगे ले जाने की प्रक्रिया बनी रहे। मजदूर सर एक ही चीज़ चाहते हैं कि उनको 12 महीने का काम मिल जाए, उनकी रेट इतनी मिल जाए कि जिससे कि वो अपने घर का पालन पोषण अच्छे से कर पाएँ। यही उनकी एक छोटी सी उम्मीद रहती है, चाहे वो कोई भी नेता आ जाए, किसी भी किस्म का इलेक्शन हो, कुछ भी हो। हमारा ही प्रॉफिट होगा ना उसमें, भाई साहब का काम बढ़ेगा तो हमारा ही प्रॉफिट है उसमें, हमारी भी सैलरी वगैरह बढ़ेगी। आगरा जूता उद्योग में विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद भी आगरा से एक भी ब्रांड नहीं बन पाया है, लेकिन अब यहाँ के कुछ युवा अपने पारिवारिक अनुभव और तकनीकी शिक्षा के बल पर अपना ब्रांड स्थापित करने में जुटे हैं। आज के इस तेजी से बढ़ते युग में जूता उद्योग केवल कला ही नहीं है बल्कि एक तकनीकी क्षेत्र भी है। इसके लिए सरकार ने तमाम प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं, लेकिन यहाँ की मांग को देखते हुए इनकी जरूरत बढ़ती ही जा रही है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सीमित बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में कपास के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान कपास के भाव में स्थिरता देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 16 मई को कपास का भाव रहा 6,575 रुपए। 17 मई को इसके भाव 270 रुपए चढ़कर 6,845 रुपए पर पहुंच गए। राज्य की ही जम्बूसर मंडी में इस दौरान कपास के सौदे बिना किसी उतार चढ़ाव के साथ हुए। यहां दोनों दिन यानी 16 और 17 मई को कपास का भाव 6,200 रुपए पर टिका रहा, जबकि तमिलनाडु की तेनी मंडी में 16 मई को कपास का भाव रहा
6,800 रुपए। 17 मई को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,600 रुपए पर आ गया। वहीं तेलंगाना की आदिलाबाद मंडी में 16 मई को कपास का भाव रहा 6,624 रुपए, जो कि 17 मई को 414 रुपए टूटकर 6,210 रुपए पर आ गया। बात कपास की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के दौरान साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 323,11,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कपास की उपज 336,60,000 गांठ रही थी। यानी इस साल खरीफ कपास की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। वहीं कुछ मंडियों में तेजी दर्ज की गई, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 16 मई को लहसुन का भाव रहा 10,000 रुपए, जो कि 17 मई को भी बिना किसी उतार चढ़ाव के 10,000 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं हरियाणा की शाहाबाद मंडी में लहसुन के कारोबार में नरमी का रुख देखने को मिला। यहाँ 16 मई को लहसुन का भाव था 12,900 रुपए, जो कि 17 मई को 1,300 रुपए टूटकर 11,600 रुपए पर आ गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 16 मई को लहसुन का भाव रहा 15,000 रुपए, जो कि 17 मई को 500 रुपए चढ़कर 15,500 रुपए पर पहुँच गया। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में 16 मई को लहसुन का भाव रहा 12,000 रुपए, जो कि 500 रुपए गिरकर 11,500 रुपए पर आ गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 16 मई को लहसुन का भाव रहा 8,200 रुपए, जो कि 17 मई को 400 रुपए लुढ़ककर 7,800 रुपए के स्तर पर आ गया। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में इस समय कैमूर के पठारी और सतपुड़ा के पहाड़ी इलाकों में किसान काटी गई फसलों को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। इसके साथ ही यहाँ बागों में लगे नए पौधों और सब्जियों को तेज हवाओं से बचाने के लिए सहारा दें। कैमूर के पठारी और सतपुड़ा के पहाड़ी इलाके में ही इस समय जायद, मूंग, उड़द, ज्वार और लोबिया में 3 से 5 दिनों के अंतराल पर जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। वहीं विंध्य के पठारी इलाकों में इस समय सब्जियों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं इस समय बादल छाए रहने की वजह से ग्रीष्मकालीन सब्जियों और फसलों में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें। इसके अलावा विंध्य के पठारी इलाकों में किसानों को सलाह दी जाती है अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करें और हर 3 वर्ष के अंतराल पर गहरी जुताई करें। मध्य प्रदेश के मध्य नर्मदा घाटी इलाकों में टमाटर, मिर्च और बैगन जैसी सब्जियों में सिंचाई करें। वहीं झाबुआ के पहाड़ी इलाकों में आम के बागों में 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। झाबुआ में ही खुदाई की गई प्याज की पत्तियों को काट दें और 1 सप्ताह तक उन्हें सुखाने के बाद उनका भंडारण करें। यहीं अदरक और हल्दी लगाने के लिए खेत तैयार करें। बुंदेलखंड के किसान बागों और सब्जियों के छोटे पौधों को तेज धूप से बचाएं। इसके साथ ही यहाँ सब्जियों और बागों के अलावा खेतों में नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। बुंदेलखंड में ही ये समय प्याज की बुआई के लिए भी उपयुक्त है। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में आप सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीएस विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में उनका मेडिकल हुआ था। एमएलसी में उनकी आंख, चेहरे और पैर में चोट की पुष्टि हुई है। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में साफ है कि उनके बाएं पैर में चोट आई है। दाहिनी आंख के नीचे भी चोट के निशान मिले हैं। स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर कथित रूप से हुई मारपीट के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें स्वाति मालीवाल को कुछ सुरक्षाकर्मी सीएम आवास से बाहर ले जाते दिख रहे हैं। आप सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले पर आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ महीनों से स्वाति मालीवाल लगातार भाजपा के नेताओं के संपर्क में हैं। दिल्ली पुलिस इस बात की जांच करके ये कैसा षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि महिला सुरक्षा की बात करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अब देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। स्वाति मालीवाल मामले में आम आदमी पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए आरोप का भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खंडन किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि आपके इस प्रकार के आधारहीन आरोप को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। कांग्रेस पार्टी ने भी स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आपको घेरा है। कांग्रेस नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये घोर अन्याय है जिसकी जांच होनी चाहिए। मुंबई में केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मुलाकात की। इस दौरान लोग पीयूष गोयल के साथ तस्वीर भी लेते नजर आए।
हरियाणा के नूह में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। राज्य के कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर श्रद्धालुओं से भरी एक बस में भीषण आग लग गई। बस में सवार 9 लोग जिंदा जल गए, जबकि 24 से अधिक बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर डंपर से रोडवेज बस की टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को ढेर कर दिया है। टेट्राई तोलनाई के जंगल में नक्सलियों से हुई मुठभेड़, डीआरजी जवानों ने नक्सलियों को मार गिराया। श्री केदारनाथ धाम की ओर जाने वाले जो भी वाहन बिना पंजीकरण आ रहे हैं, उनकी केदारनाथ धाम के लिए एंट्री बिल्कुल बंद कर दी गई है। श्री केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के बाद मात्र 7 दिनों में शुक्रवार सुबह तक 1,80,000 से अधिक यात्री पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के मार्गों को सुगम और आसान बनाने के लिए चल रहे पुनर्निर्माण के कार्यों पर चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने कहा कि सभी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। क्षेत्र में बाईपास और कुछ सड़कों के निर्माण से ट्रैफिक व्यवस्था को आसान बनाने में सहायता मिली है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।